अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, रखने का एक अलग जाविया। अमरीकी इंतखाबात की बात होगी आज। अमेरिका के इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे और 5 नवंबर के हवाले से यह है हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। जी, तो आज बात होगी अमेरिका के इलेक्शंस के हवाले से और अमेरिकी इलेक्शंस के हवाले से एक मुकम्मल तज्जिया आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। 5 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फाइनल पोलिंग डे में यूं कहिए कि महज एक दिन बाकी है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ओवल ऑफिस में एंट्री के लिए सख्त मुकाबला है। मुतादिद सर्वेज और पोल्स के मुताबिक इस वक्त वैसे तो कांटे का मुकाबला है, लेकिन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस अपने हरीफ डोनाल्ड थोड़ी सी आगे दिखाई देती हैं। अब जरा हम कुछ पोल्स की इमेजेस देख लेते हैं। इन इमेजेस में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर आप देखें कमला हैरिस जो कि डोनाल्ड ट्रंप से तकरीबन 1% आगे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार 48.5% पे हैं और इसमें आपको नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के ये 47.4 पे हैं। ये एक एवरेज जो निकाला गया है पिछले हफ्ते का, वो पोल आपको हम दिखाते हैं। उस पोल के अंदर आपको नजर आता है कि जी कमला हैरिस 48% पे हैं, डोनाल्ड ट्रंप 47% पे हैं। और अगर हम बात करें दी गार्जियन के पोल की, तो दी गार्जियन का जो पोल है उसमें ट्रंप 47 पे हैं और कमला हैरिस 48% पे हैं। फिर दी इकोनॉमिस्ट का जो पोल है उसके अंदर भी आपको ट्रंप 47 पे और कमला हैरिस जो है वो 48% पे नजर आएंगी। फिर गैलप का जो सर्वे है उसके मुताबिक भी कमला हैरिस हैं 44% पे और ट्रंप जो है वो 42% पे हैं। तो इस हवाले से हम देखें तो थोड़ा सा मार्जिन जो है वो कमला हैरिस को हासिल है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनके जीतने का बिल्कुल इम्कान नहीं है। असल में अमरीकी इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है वो काफ़ी मुनफरिद है। अमरीकी इलेक्शन का जो निज़ाम है या जो इलेक्ट्रल सिस्टम है वो मजमूई वोट्स की तादाद के बजाय इलेक्ट्रल कॉलेज पर मुनहसर है, जिसमें कुल 538 वोट्स हैं जिन्हें तमाम रियासतों में उनकी आबादी के तनासुब से बांट दिया गया है। कुल 50 रियासतों में ये इलेक्शन होगा, लेकिन 7 रियासतें ये बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी और इन रियासतों में जो भी कामयाब होगा वही व्हाइट हाउस का अगला मकीन होगा। यानी जिसके पास व्हाइट हाउस की चाबी है वो कहलाती हैं स्विंग स्टेट, जो कि 7 स्टेट्स हैं और सदारती इंतखाबात का वो फैसला करती हैं। अब ये स्टेट्स कौन सी हैं? ये स्टेट्स हैं एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन। इनको कहते हैं बैटल ग्राउंड स्टेट्स या फिर इनको कहते हैं जी पर्पल स्टेट्स। अगर आप नक्शा देखें तो नक्शे में जो ब्लू नज़र आ रही हैं स्टेट्स, उनका मतलब ये है कि वो डेमोक्रेट्स, और जो रेड दिखाई दे रही हैं ये स्टेट्स हैं जी रिपब्लिकन। तो ये जो बैटल ग्राउंड्स हैं जो वो आपको नज़र आ रहे हैं पर्पल, ये पर्पल जो है वो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं। और इसमें आपको पता चलेगा कि जी ये जो पर्पल जो एरियाज़ हैं इन स्टेट्स के अंदर असल में कांटे का मुकाबला होता है और यहाँ से पता चल जाता है कि ये जो रियासतें हैं ये किसकी तरफ झुक रही हैं। जिसकी तरफ इन रियासतों का झुकाव होता है अमूमन ये रियासतें फैसला कर देती हैं कि कौन वाइट हाउस में जाएगा। अब इलेक्ट्रल कॉलेज के कानून के मुताबिक अगर किसी रियासत में इलेक्ट्रल जो वोट है उसकी तादाद 19 है और अगर कोई एक उम्मीदवार 10 वोट ले लेता है तो तमाम 19 इलेक्ट्रल वोट उसी को मिल जाएंगे। ये वो फार्मूला है जिसकी वजह से स्विंग रियासतें बड़ी अहम मानी जाती हैं और इन स्विंग स्टेट्स में मिशिगन जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। यूँ तो मिशिगन के इलेक्ट्रल कॉलेज में है 15 वोट, लेकिन यहाँ पर अरब नजाद और नॉर्थ अफ्रीकन अमरीकियों की बड़ी तादाद मौजूद हैं। और अगर मिशिगन की वोटिंग तारीख पर हम नज़र डालें तो 1992 से लेकर 2012 के इंतखाबात में इस रियासत से डेमोक्रेट्स को ही जीत मिली, लेकिन 2016 के इंतखाबात में मिशिगन ने ट्रंप के हक में फैसला दिया। फिर 2020 में बाइडन इस रियासत को वापस लेकर अपने कोर्ट में आए, लेकिन इन 4 सालों में बहुत कुछ बदला है। मिशिगन का जो मुस्लिम वोटर है वो फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बाइडन से सख्त नाला है और इसराइल की जो गज़ा में जारी जंग है उसके दौरान मिशिगन में सबसे ज़्यादा इसराइल मुखालिफ मुजाहरे हुए, फ़लस्तीन के हक में सबसे ज़्यादा मुजाहरे हुए यहाँ पर। अब सवाल ये है कि क्या गज़ा की जो जंग है उसका वोट पर असर होगा या नहीं? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली यस। इस साल इस रियासत में होने वाले प्राइमरी इलेक्शंस में 1 लाख डेमोक्रेट्स ने जो बाइडन के खिलाफ वोट दिया और वजह क्या थी
गज़ा को बुरे तरीके से हैंडल करना और इसराइल का फेवर करना। जो बाइडन के सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार बनने के फैसले के हक़ में वोट देने के बजाय अनकमिटेड का जो लफ्ज़ है उसका इंतखाब किया, और इंतखाब से महज 2 माह कबल अनकमिटेड नेशनल मूवमेंट ने वाजे कर दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस में से किसी को भी मुंतखब नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों इसराइल का फेवर कर रहे हैं। और मिशिगन में जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी वो है वेन काउंटी। अब ये वेन काउंटी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर 1,40,000 अरब और शुमाली अफ्रीका के मुसलमान मौजूद हैं, और उनका वोट फैसला बदल सकता है। 2020 में बाइडन ने यहाँ से कोई तकरीबन 68.5% वोट लिए थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 30.3% वोट मिले थे। लेकिन गज़ा में मासूम मुसलमानों के कत्लेआम पर बाइडन इंतज़ामिया की खामोशी और इजराइल की हिमायत पर यहाँ का जो वोटर है ये अपना गुस्सा निकालेगा। इलेक्शन के दिन जुल्म का बदला वो वोट से लेगा, और अरब वोटर यहाँ पर हैं 3%, मुस्लिम वोटर से तकरीबन 2.5%। ये नंबर बड़ा नहीं लगता। अरब और दीगर मुस्लिम वोटर्स का झुकाव छोटी पार्टियों के हक में जाएगा, जो कि कैमला के लिए एक बुरी खबर है। अब देखना यह है कि यहाँ पर क्या हम अपने प्रोग्राम में एक स्पेशल गेस्ट को शामिल करते हैं, साजिद तारड़ साहब, जो कि अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के फाउंडर हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जी ट्रंप की पोजीशन इस वक्त क्या चल रही है, क्योंकि साजिद तारड़ जो है वो ट्रंप को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज आपके? साजिद साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मुझे बताएं, जो हम अभी बात कर रहे थे पोल्स के हवाले से, पोल्स में तो हमें थोड़ी सी आगे नजर आ रही है कैमला हैरिस। देखिए, मेरी नजर में पोल्स जो है रिलायबल नहीं है। पोल एक धंधा है, नेट टू नेट दिखा के सपोर्ट, और उसके बाद कहा जाता है कि 5 पॉइंट्स का है मार्जिन ऑफ एरर। और पोल के बारे में देखना होता है कि पोल करवा कौन रहा है, पैसे कौन दे रहा है, किस स्टेट से पोल्स में जो पार्टिसिपेंट है उनको पिक किया जा रहा है। अगर आप दुनिया की सियासत देखें, दुनिया की जंगें देखें, दुनिया की इकानमी देखें, और उस पे अमेरिका के अंदर 21 मिलियन लोगों का आ जाना देखें, तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेट कोई भी, ना सिर्फ कैमला हैरिस, कोई भी हो, वो बाइडन की पॉलिसी की एक्सटेंशन को लेकर इलेक्शन जीत सकता है। इट इज इम्पॉसिबल। अब देखें, बाइडन की पॉलिसी जो है वो तो गजा वाली पॉलिसी पर तो सब ही एतराज कर रहे हैं, लेकिन मैं जरा ट्रंप के हवाले से एक साउंड बाइट आपको सुनवाना चाहता हूं। ट्रंप ने क्या कहा था? मुस्लिम्स का कंप्लीट शटडाउन, मुस्लिम्स का बॉयकॉट, ये ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब मुस्लिम वोटर किसकी हिमायत करेगा, डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, इस वक्त मैं समझता हूं कि 52% मुस्लिम्स अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। 6 लाख के करीब हमारे पाकिस्तानी हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने उनमें से वोटर रजिस्टर हैं, लेकिन गाजा की जंग जो है वो इज वेरी डिसाइसिव अमंग मुस्लिम वोटर्स। और मैं पहली दफा मेरी ये तीसरी कैंपेन है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। पहली दफा 7% सपोर्ट की, दूसरी दफा 20%, इस दफा 52% ड्यू टू द गाजा वॉर। और ये आपके देखने वालों को ये भी पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली 4 मुख्तलिफ स्टेटों में 4 मुख्तलिफ रैलीज में जब कैमला हैरिस स्टेज पे चढ़ी हैं तो लोगों ने हैकलिंग की है गाजा वार के हवाले से। तो गाजा की वार जो है इस वक्त ना सिर्फ मुस्लिम अमेरिकन बल्कि अमेरिकन जो है सिटीजन वो भी इस चीज के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का 4 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। He is considered a peace president right now. साजिद साहब देखें, वो उनकी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की हिस्ट्री है, ठीक है, वो हमेशा वॉर के अगेंस्ट बात करते हैं, लेकिन इजराइल के सपोर्ट में ही उन्होंने हमेशा बात की है। और उनका मैंने आपको साउंड बाइट सुनवाया था अभी कि मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने बात की। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की बात करता है, ये मुसलमानों को टेररिस्ट कहता है, इस्लाम को टेररिस्ट कहता है। उसके अलावा उसने कहा कि जब मैं पहले 4 साल के लिए सदर बना था तो उस वक्त भी मैंने मुसलमानों के साथ जो है वो यही किया था कि उन पर पाबंदियां लगाई थी, और अब भी मैं यही करूंगा। इसके अलावा 2023 में ट्रंप ने कहा था कि जो भी इसराइल के खिलाफ हुआ मैं उसको अमेरिका में दाखिल नहीं होने दूंगा। तो ऐसे शख्स को सपोर्ट करेंगे लोग? देखिए, दोनों पार्टियां प्रो इजराइल हैं, बल्कि मैं इसको एक दूसरा एंगल बताना चाहूंगा। आपको गौर करना चाहिए कि 9 मिलियन पॉपुलेशन है इजराइल की। आप अमेरिका को छोड़ दें, उन्होंने पूरे 8.2 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन जो है
वो उनसे सुपीरियर अपने आप को समझते हैं, हॉस्टेज बना रखा है आपने। अब दूसरी दुनिया परफॉर्म नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स। आपने जब से अब्बासियत दौर के बाद आपने तालीम और साइंस से बाइकआउट कर दिया है, दूसरी दुनिया ने तो ग्रो करना है। यहाँ पे ये भी बात देखने वाली होगी, अगर अमेरिकन हिस्ट्री को देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका क्या था। जब जूइश यूरोपियन साइंटिस्ट वहां गए, उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए, एंड दैट इज हाउ दे आर मैनिपुलेटिंग द कंट्री राइट नाउ। दे आर मैनिपुलेटिंग द होल वर्ल्ड। देखा जाए तो 45 मिलियन लोगों का मैसेकर हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। दुनिया कहाँ खड़ी है? किसी की मजाल है उनके सामने बोल सके? तो इसका मतलब ये हुआ, साफ मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जेनोसाइड का साथ दे रहे हैं। देखिए, दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो ये जंग ही ना होती। ईरान पे उनकी सैंक्शंस काम कर रही थी, सैंक्शंस हटाई गई, उन्होंने तेल से पैसे बनाए, वो पैसे हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज के पास गए और जंग शुरू 7 अक्टूबर को हमास ने की थी। अब जो जेनोसाइड हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी ये है कि इजराइल को जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस जाना चाहिए। तो दर हकीकत आप वन साइडेड स्टोरी पे बिलीव करेंगे तो आपको देखना चाहिए कि वेयर आर वी गोइंग। और इस वक्त अगले दिन उन्होंने ट्वीट की है कि मशक़ बुस्ता में रहने वाले लोगों को अपना होमवर्क करना चाहिए। होमवर्क करने से मुराद ये है कि वो खुद उनको प्रेशर क्रिएट करना चाहिए इजराइल के ऊपर, या फिर आगे मजीद मेरा तो ये होगा कि तालीम पे तवज्जो दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तवज्जो दें, और जिहाद करें गुर्बत के खिलाफ और अपनी इग्नोरेंस के खिलाफ। तालीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अलग बात है, लेकिन मतलब इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और जो फ़लस्तीन में जो 45,000 लोगों को मार दिया गया है इजराइल की तरफ से, उसका क्या होगा? मतलब उसकी तरफ कोई सोचने वाली बात नहीं है कि उनको किस तरह रोका जाए? उनका तो दर हकीकत सबसे बड़ी बात ये, तो आपको सवाल हमास से पूछना चाहिए। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए था कि अक्टूबर 7 को आपने क्या किया है। और दर हकीकत ये सवाल आपको 2 बिलियन मुसलमानों से पूछना चाहिए कि आप इसमें क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वक्त इजिप्ट ने अपने बॉर्डर ब्लॉक कर रखे हैं। कोई भी बंदा पैलेस्टीनियन इमिग्रेंट्स या रिफ्यूजीज को लेने के लिए कोई भी मुसलमान मुल्क तैयार नहीं है। और ये सबसे बड़ा इशू आप मुस्लिम उम्मा का है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्रॉब्लम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो खैर वोटिंग वाले दिन पता चलेगा कि कितने लोग उनको सपोर्ट करते हैं इस मामले पर और कितने लोग नहीं करते। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ है जी, ये है वर्ल्ड वाइज, और आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के बारे हैं और उनसे बात हो रही है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो क्या होगा। साजिद साहब, सर अब ज़रा पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात करते हैं। आपने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाएगा। अब ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक ताल्लुकात होते हैं, मुल्कों के आपस में मामलात होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, आपस के रिलेशंस होते हैं। बहुत सारे मुल्कों में लोगों को फेवर किया जाता है, एक लीडर दूसरे लीडर को फेवर करता है, फॉरेन ऑफिस से बातचीत की जाती है। तो ये बयान जो आपने दिया, इसका क्या मतलब है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, मैं समझता हूं कि ये पार्टी सिर्फ यूट्यूबर्स की है और कुछ जो बाहर बैठे हैं चीफ वगैरह बन के वैसे ही फिर रहे हैं वहां पे, बल्कि वो खुद नहीं चाहते इमरान खान रिहा हो, तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरह रिहा कराएगा उसकी वजह तो ये है कि इस वक्त जो यूट्यूबर की एंकर इमरान खान बाहर आ जाएगा तो उसका क्या बनेगा। मैं तो इनको ब्लेम करता हूँ, ये चाहते ही नहीं वो रिहा हो। इनकी खुद की पार्टी डिवाइडेड है, बल्कि इनकी पार्टी है क्या, जरा मैं उसको भी डिफाइन करना चाहूंगा। जो सबसे ज्यादा बदतमीज होगा वो सबसे आगे होगा, जो सबसे ज्यादा गलत बातें करेगा वो सबसे बड़ा मिनिस्टर होगा। इस वक्त इनका अपना इंतशार है, इलेक्टेबल्स है मुख्तलिफ पार्टी से, पता नहीं ये क्या मुरब्बा बन चुका है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त इनकी अपनी पार्टी ही इंटरेस्टेड नहीं कि इनको जेल से निकाला जाए। दे आर मेकिंग डॉलर्स, दे आर मेकिंग मनी। और जो शीता लेफ्ट राइट से आया था इस वक्त बड़ा चीख वाला बन के फिर रहा है। और बल्कि कुछ लोग तो है वो तो भाग चुके हैं, 4 हफ्ते के लिए गए थे। मैं अक्सर ये कहता हूँ उनको चाहिए खुशबू लगा के पाकिस्तान का विजिट करें, और वहां से बाहर से बैठ के जिहाद नहीं होता, इनकलाब पाकिस्तान के अंदर से होता है। ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। दर हकीकत मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ ये एक सियासी पार्टी अब मजहबी कल्ट बन चुका है। एंड इट इज शेमफुल, इट इज वेरी शेमफुल थिंग। सियासत को सियासत तक रखना चाहिए।
सर, ये जो बात आप कर रहे हैं, मतलब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या उनको रिहा करवाने के हवाले से कोई बात करेंगे? वो मजहबी कल्ट हो या वो सियासी पार्टी हो, ये एक अलग बात है, ये इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा आपसे कि चलें, आप मुझे ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के सदर बनते हैं तो पाकिस्तान की तरफ उनका रवैया क्या होगा? क्योंकि जब लास्ट टाइम वो सदर थे तो उनका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ था। देखिए, इस वक्त थोड़ा सा जब से भारत का और चाइना का बॉर्डर पैक्ट हुआ है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक बराक ओबामा दौर में हुए। 4 साल आपके एक वजीर आजम टेलीफोन हाथ पे रख के फिरते रहे कि कॉल आए, किसी ने कॉल नहीं की। लेकिन इनको हमारे वजीर आजम को इन्होंने रिसीव किया था और पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करेंगे और इसी जुमरे में पाकिस्तान हैज बीन अ वंडरफुल एलाय विद द यूएस, रिलेशनशिप बेहतर होंगे। ही इज अ बिजनेसमैन। पाकिस्तान को ट्रेड पैकेजेस ऑफर किए जाएंगे, ट्रेड ऑफर किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में दुनिया जब सुख चैन में आएगी, पाकिस्तान की भी इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की सियासी जमात जो है पीटीआई वो एक कल्ट बन चुकी है और वो जज्बाती लोगों का एक मजमुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पिछला इलेक्शन हारा था तो अपनी हार को नहीं माना था और ऐसे मुश्तिल कर दिया था उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स थे उनको, कि उन सारे सपोर्टर्स ने जाके कैपिटल हिल पे हमला कर दिया था। ये आपको याद होगा। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है, ये क्या कोई जमहूरी रवैया है? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए अमेरिका के इलेक्शन लॉज को देखना बहुत जरूरी है। इस वक्त अमेरिका के जो इलेक्शन लॉज हैं, हर स्टेट के अलग अलग हैं, हर टाउन के अलग अलग हैं। 2-2 हफ्ते काउंटिंग होती है, दुनिया में कहीं नहीं होता बगैर आईडी के आइडेंटिफिकेशन के वोट डाले जाएं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि 3-3 हफ्ते मेल इन वोटिंग हो। और सारी दुनिया ने देखा है कि 2020 के इलेक्शन में किस तरीके से मेल इन वोटिंग के कोविड के बहाने में मेल इन वोटिंग से इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया। ये सारे शवाहिद सामने होने चाहिए। और इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो वारदात डेमोक्रेट पार्टी डाल रही है, 21 मिलियन लोगों को बुलाकर, इलीगल लोगों को बुला के स्विंग स्टेट्स के अंदर उनको सेटल करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुल्क को वन पार्टी रूल बनाया जा सके। मैं तो बल्कि हम कई रिपब्लिकन तो ये समझते हैं हो सकता है ये अमेरिका का आखिरी इलेक्शन। अमेरिका का आखिरी हो, ये बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं, लेकिन इस बयान का तनाजुर वही है कि जी अगर मैं हार गया तो इसका मतलब है इलेक्शन गलत हुआ। बहुत सारे ऐसे आप अखबारात अमेरिकन मीडिया देख लें, डोनाल्ड ट्रंप की तकारीर में इतनी ज़्यादा गलत बयानियाँ, इतनी ज़्यादा मिसकोटेशंस मौजूद होती हैं। गलत बयानी के हवाले से फैक्ट चेक कर करके मीडिया थक चुका है उनको, और उनकी जो गलत बातें हैं, जो झूठ हैं उनके, वो ख़त्म नहीं हो रहे। ख़वातीन से उनका जो रिकॉर्ड है, ख़वातीन से मुताल्लिक जो उनका जिनसी हरासानी का रिकॉर्ड है, वो आप देख लें। मतलब किस तरीके से उनको जो है वो सपोर्ट किया जा सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आपने अगर उनकी डिबेट देखी हो, जो उन्होंने कैमला हैरिस के साथ डिबेट की थी, हम लोग उसमें समझते थे कि 3 डेमोक्रेट एक साइड पे थे, एक रिपब्लिकन एक साइड पे था। उनके हर अल्फाज का फैक्ट चेक उन्होंने पहले ही कर रखा था, हर फिक्रे का। लेकिन उन्होंने कैमला हैरिस का भी कोई फैक्ट चेक किया था? नहीं किया था। दर हकीकत यही ट्रेजेडी है अमेरिका की कि लेफ्ट विंग मीडिया एंटरप्राइज खुल के सामने आता है रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ, उनको शील्ड देता है, व्हाइट हाउस को शील्ड देता है। आपने उनके ऊपर औरतों का इल्जाम लगाया है। इस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है कैमला हैरिस के साथ बैलेंस, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगी है कि वो जब चाइना में टीचर थे, वहां की एक कम्युनिस्ट पार्टी के सदर की बेटी के साथ उनका अफेयर था। आपने कोई खबर देखी है सीएनएन पे? वो बिल्कुल ये 2 कवानीन है अमेरिका के अंदर, एक रिपब्लिकन के लिए, एक डेमोक्रेट पार्टी के लिए। वो कहते हैं मेरा कुत्ता, आपका कुत्ता टोनी। तो ये किस तरह आगे चलेगा? तो अब आप वो बात कर रहे हैं कि एक मिनट, अब मैं ये कह रहा हूँ सर कि अभी आपने ये बात की कि मीडिया जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ है, इलेक्टोरल सिस्टम भी डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ है, और आप मुझे कह रहे हैं कि जी मैंने जो है वो ये ख़वातीन के हवाले से इल्ज़ाम लगाया है डोनाल्ड ट्रंप पर। ऐसा नहीं है। ख़वातीन के हवाले से हर दूसरे दिन कोई खातून आ जाती हैं, वो कहती हैं कि जी मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की, जिनसी हरासानी की डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये तो इल्ज़ाम वो ख़वातीन लगा रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे एक ऐसे शख्स की हिमायत की जा सकती है? दर हकीकत सारी दुनिया में समझता हूं कि सीएनएन की विक्टिम है। सारा दिन अगर आप सीएनएन देखेंगे तो फिर आप इसी तरह की सोचे रखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वेमनाइजर है, डोनाल्ड ट्रंप एंटी मुसलमान है, डोनाल्ड ट्रंप एंटी इमिग्रेशन है।
लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ही इज बॉर्न इन न्यूयॉर्क, बल्कि अब तो वो उनका एक अरब ग्रैंड चाइल्ड के नामे बन चुके हैं, लेकिन किसी ने उसको खबर नहीं बनाया क्योंकि खबर बनती नहीं है वो CNN के हिसाब से। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इस वेरी डिसाइसिव मोमेंट द वर्ल्ड नीड लीडरशिप, नॉट ओनली अमेरिका नीड लीडरशिप। इस वक्त अगर मैं क्वेश्चन करूं, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो बाइडेन कहाँ है, जो आज भी अमेरिका का सदर है, उसका कोई पता नहीं है, किसी बेसमेंट में है, जिंदा है, कहाँ है, बिल्कुल कुछ पता नहीं है। इन हालात को तब्दील होना जरूरी है। बड़े बड़े ममालिक रशिया, चाइना और बीबी नेतन्याहू इजराइल भी इस फॉरेन पॉलिसी का, वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं। दुनिया की जंगों को रोकना। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। साजिद तारड़ साहब जो कि अमेरिकन मुस्लिम फॉर ट्रंप के फाउंडर हैं, उनसे बात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। अब ज़रा देखते हैं जी, सेलिब्रिटीज़, अमेरिका के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इन कैंडिडेट्स को। कौन सा सेलिब्रिटी किसको सपोर्ट कर रहा है, आइए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर हिमायत कर रहे हैं। एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में लाखों डॉलर्स भी खर्च कर रहे हैं। अमेरिका के दूसरे अमीर तरीन शख्स लैरी एल्सन भी ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप की जीत के लिए $2 करोड़ भी अतिया किए। गूगल के शरीक बानी डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की हिमायत कर रहे हैं। अमरीकी खरबपति और माइक्रोसॉफ्ट के साबिक CEO स्टीव बॉलमर हालिया इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के हामी हैं। दूसरी जानिब बिल गेट्स ने कैमिला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $50 मिलियन अतिया किए। माजी के लेजेंडरी रेसलर हल्क होगन रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए बनियान फाड़ कैंपेन चला रहे हैं। एक कैंपेन के दौरान लेजेंडरी रेसलर ने ट्रंप के हक में जोशीली तकरीर करते हुए अपना मखसूस अंदाज अपनाया तो वो शर्ट बरामद हुई जिस पर लिखा था ट्रंप विंस। मारूफ अमरीकी गुलकार टेलर स्विफ्ट ने सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमिला हैरिस की हिमायत का ऐलान किया है। क्रिप्टो अरबपति कैमरॉन और टेलर विंकलॉस ने ट्रंप के लिए ज्यादा से ज्यादा $844,000 का अतिया किया। इसी तरह लिंक्डइन के बानी रेड हॉफमैन और एंटरप्रेन्योर मार्क कैबबिन कैमिला हैरिस की हिमायत कर रहे हैं। अमेज़न के बानी और अमेरिका के तीसरे अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस, फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग, खरबपति सरमायाकार वॉरेन बफेट, एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग, डेल टेक्नोलॉजीज के बानी माइकल डेल ने हालिया इंतखाबात में किसी एक उम्मीदवार के लिए ज्यादा वाज़ेह मोहब्बत का इजहार नहीं किया है। अब देखना यह है कि मशहूर शख्सियात की हिमायत उम्मीदवारों को कितना फायदा पहुंचाती है और दुनिया के ताकतवर तरीन सदर की कुर्सी पर कैमिला हैरिस बैठती हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप। जी, आपने देखा कौन सा सेलिब्रिटी, कौन सा सुपरस्टार, कौन से बड़े लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट ज़्यादा है या कैमिला हैरिस की सपोर्ट ज़्यादा है, ये पता चलेगा 5 नवंबर को। असल में जिस सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो होती है वोटर की सपोर्ट। वोटर निकलेगा 5 नवंबर को और ठप्पे लगाकर वोट डालकर ये फैसला करेगा कि उसने किस को अमेरिका का सदर बनाना है। हम आपको तफसीलात से आगाह करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। इस वक्त एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। यह है वर्ल्ड वाइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब रुख करते हैं जी वर्जीनिया का। वर्जीनिया में स्पेसिफिकली एक इलाका है जिसका नाम है स्प्रिंगफील्ड और स्प्रिंगफील्ड में पोलिंग स्टेशन के बाहर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। फैसल शाह, वो क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के नवाही इलाके स्प्रिंगफील्ड के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। और अब पाकिस्तान में पोलिंग स्टेशंस और अमेरिका के पोलिंग स्टेशंस में क्या डिफरेंस है, अब पोलिंग एजेंट कैसे काम करते हैं और सारी इलेक्शन की एक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ क्या माहौल है, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अकब में अगर आप ये देखें बिल्कुल, तो मेरे सामने ये कुछ पोलिंग एजेंट्स खड़े हैं। ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों जमातों के हैं और इनके हाथों में बैलेट पेपर्स हैं जहां पर ये दिखाया गया है कि उन्होंने कैसे वोट करना है। तो मेरे हाथ में ये रिपब्लिकन जमात का बैलेट पेपर भी मौजूद है और डेमोक्रेट जमात का भी है। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उनके नाम दर्ज हैं, साथ में अवान नुमाइंदगान यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट दोनों के जो नुमाइंदगान हैं उनका जो नाम तफसील से दर्ज हैं। फिर जितने अजला हैं इस काउंटी के अंदर, जैसे कि इस वक्त हम जो
फेयरफैक्स काउंटी के अंदर खड़े हैं, तो यहाँ के 3 अजला हैं, जैसे कि यूएस कांग्रेस 8th डिस्ट्रिक्ट, 10th डिस्ट्रिक्ट और 11th डिस्ट्रिक्ट। तो इन तीनों अजला से जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी सेनेटर्स हैं, जो भी इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके नाम यहाँ तफसील से दर्ज हैं। यहाँ पर आने वाले वोटर्स को रोक कर उन्हें वेलकम भी किया जाता है और उन्हें ये बताया भी जाता है कि वो किस तरह से वोट करें। ये जो इमारत मेरे अकब में आप देख रहे हैं, ये फ्रैंकोनिया गवर्नमेंटल सेंटर है। ये एक रियासती प्रॉपर्टी है और इसके अंदर इस वक्त ये सारी कैंपेन जो है वो सारी इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। इस जानिब अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे स्टॉल हैं, ये रिपब्लिकन्स का और वो ये डेमोक्रेट्स का और दूसरी जानब रिपब्लिकन्स का। बहुत ही महदूद तादाद में हम यहाँ पर पोस्टर्स और बैनर्स देख रहे हैं, जिस पर बड़े मुख्तसर अल्फाज में दोनों ही जमातों का जो इलेक्शन का जो मोटो है, जो उनकी लाइन्स है, जो पॉलिसी डिफाइंड है, कमला हैरिस की टिम वेल्स के साथ और फिर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, तो बड़ा मुख्तसर से यहाँ हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए हैं। तो निस्बतन जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगाए जाते हैं, ऐसी सूरत बिल्कुल नहीं है। वोटर्स के लिए अलग से पार्किंग यहाँ पर डेडिकेटेड है और वोटर्स की आगाही के लिए यहाँ इंफॉर्मेशन डेस्क भी मौजूद हैं और बुजुर्ग अफराद हमने देखा कि यहाँ वो छड़ियों के सहारे, व्हील चेयर्स पर और बाकी चीज़ों के जरिए बहरहाल अर्ली वोटिंग में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अर्ली वोटिंग चल रही है और दिन के मुख्तलिफ घंटों में मुख्तलिफ औकात में ये वोटिंग होती है। तो अर्ली वोटिंग में भी निस्बतन जो लोगों का एक रुझान है वो काफ़ी इंकरेजिंग देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फैसल शाह हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि क्या इलेक्शन का माहौल है। अच्छा, अब हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब ओवैस तौहीद साहब ने, वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वो काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ओवैस, गुड टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। साजिद तारर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने ट्रंप के हवाले से तो बहुत सारी बात कर ली, मैं चाहूँगा कि आपसे कमला हैरिस के हवाले से बात करूँ। अब ये जो चीज़ है ये मुझे लगता है कि गले पड़ जाएगी कमला हैरिस की, क्योंकि बाइडन की पॉलिसी की कंटिन्यूएशन वो लेकर चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कमला के लिए ये चीज़ खतरनाक साबित होगी, कोई डेंट पड़ेगा? कमला हैरिस के आने से एक डेमोक्रेटिक पार्टी की जो मोमेंटम था वो तो जरा गैल्वेनाइज हुआ, काफी उसमें तेजी आई और एनर्जी भी आई। लेकिन यहाँ पर मामला जो है कमला हैरिस, जाहिर बात है कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप उन पे तनकीद कर रहे हैं कि वो लिबरल प्रोग्रेसिव व्यूज हैं, फिर एबॉर्शन पे और विमेन राइट्स के ऊपर या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर कमला हैरिस का एक स्टैटिक पॉलिसी है कि जी जो एबॉर्शन का जो हक है या जो वो खवातीन को होना चाहिए, तो उसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है और खवातीन के अंदर कहीं ना कहीं कमला हैरिस समझती हैं कि उनको मकबूलियत हासिल हो रही है और उसी बयानिए को लेके डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो आपके सवाल के जवाब में कि कमला हैरिस की जो बाइडन की पॉलिसीज थी कंटिन्यूएशन की, उन्होंने कोशिश की डीएनसी के अंदर भी, और जो नेतन्याहू जो इजरायली वजीर आज़म है, जब उन्होंने यहाँ पे दौरा किया और उस दौरान जो है काफी हजारों लोग जो है प्रोटेस्ट में थे, जो गाजा के अंदर जंग है या फलस्तीनियों के पे जो उनका क्रैकडाउन है इजराइल का, वो समझते हैं कि वो गलत है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता। उसमें कमला हैरिस की नॉमिनेशन हो गई थी और उन्होंने जब नेतन्याहू के साथ मीटिंग की तो उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया वो काफी जरा डिस्टेंस करने की कोशिश की थी जो बाइडन की या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेटेड पॉलिसी है, वो किस हद तक कामयाब होती है। क्या वो मिशिगन के अंदर और स्विंग स्टेट्स में या मुसलमान आबादी के अंदर क्या कमला हैरिस जो है वो जो कोशिश कर रही थी कि जंग बंदी होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है, और जो मुसलमान वोटर्स हैं जो आपने इस पॉलिसी का जिक्र किया, उनका भी मानना यही है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, कि उनकी उम्मीदें और तवक्कुआत यही थी और अभी भी यही हैं कि जंग बंदी हो जाए। लेकिन अब चंद घंटे बाकी हैं बहुत ज्यादा, और जंगबंदी के जो है वो जाहिर में आसार नजर नहीं आ रहे, तो उसका कहीं ना कहीं असर तज्जियाकार कहते हैं कि होगा। लेकिन कमला हैरिस जो है वो मिशिगन में भी ही, फिर दूसरी जो स्विंग स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहां पे भी गई हैं और भरपूर कोशिश कर रही हैं कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो उनके चाहने वालों में या डेमोक्रेटिक पार्टी या मुसलमान वोटर्स के अंदर वो जड़े पकड़े और उनकी जो पॉलिसी है उसको माने। लेकिन फिर यहीं पे बात आ रही है कि स्विंग स्टेट्स,
स्विंग स्टेट्स के अंदर जो है बकौल स्ट्रेटेजिस्ट और बकौल एनालिस्ट के ये इस वक्त के सदारती इंतखाबात में कि कौन अमेरिका का जो मुस्तकबिल का सदर मुंतखब होगा, क्या वो कमला हैरिस होंगी या डोनाल्ड ट्रंप होगी। तो मुकाबला सख्त, नेक एंड नेक, जैसे आपने अपने में कहा। स्विंग स्टेट्स फैसला करेंगी, बिल्कुल। अच्छा, फाइनली ये भी बताइए कि पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, कौन जीतेगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा मिलेगा? देखिए उवैस, आप और मैं इस्लामाबाद में भी रहे हैं और जब वॉर टेरर हो रही थी उस वक्त भी रहे हैं और कराची में भी रहे हैं। तो कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से अमेरिका को देखने का और दुनिया को देखने का जो लेंस है वो अलग है। बिल्कुल। और इस वक्त जब वाशिंगटन में मैं बैठा हूँ और यहाँ पे मैं काफ़ी अरसे से हूँ और जो जानने की कोशिश की है वो लेंस बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर अभी आप देखें तो जो माजी के अंदर रिपब्लिकन के साथ भी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक बड़ा गहरा रहा है। बिल्कुल। चाहे वो पहली अफगान जंग हो या फिर 9/11 के बाद कंपल्जन के अंदर पहले जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है उन्होंने जिस तरह धमकियां में फोन किया था, जनरल परवेज मुशर्रफ को, और उसके बाद फिर 1-2 दिहाइयों पर मुहित वो साथ चला। तो चाहे वो ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक और टेररिज्म के हवाले से, जंग के हवाले से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक काफी गहरा है। और जो अभी भी जो अमेरिकी अफवाज के इनखला के बाद 2021 में जो फॉल ऑफ काबुल हुआ तालिबान का, और उससे पहले अमेरिकी अफवाज का इनखला हुआ अफगानिस्तान से लगभग 2 दिहाइयों के बाद, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ की तरजीहात के अंदर यूक्रेन जंग है जो जिसमें पूरा मगरबी ताकतें लगी हुई हैं, नेटो की फोर्सेस लगी हुई हैं, और एक तरफ जो रशिया जो रिवायती हरीफ रहा है, दुश्मन रहा है अमेरिका का, वो है, और दूसरी तरफ मगरबी ताकतें हैं, और दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता के अंदर एक जो आग के शोले हैं जो भड़क रहे हैं, जिसकी चिंगारियां जो है वो यमन में भी हैं, जिसकी चिंगारियां जो है वो ईरान के अंदर भी है और जो सीरिया के अंदर भी हैं। तो वो एक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेके, यूक्रेन की सूरत हाल को लेके, और चाइना और रशिया के बढ़ते हुए असर रसूख को लेके, यानी कि जो उनका एक इकोनॉमिक ब्लॉक ब्रिक्स जिस तरह उभर रहा है, या अफ्रीका के अंदर या सेंट्रल एशिया के अंदर या जनूबी एशिया के अंदर, जो इस पूरे जो इत्तेहाद है, और ख़ास तौर पे अगर आपको याद अगर हम करें तो एक बड़ा तारीखी ब्रोकर की थी डील, पीस डील बिटवीन रियाद एंड तेहरान चाइना ने। तो उसके बाद जाहिर बात है कि वेस्टर्न ताकतें और बिलखुसूस अमेरिका की काफ़ी जो तवन्नाइयाँ हैं वो चाइना और रशिया पे हैं, और मुस्तकबिल के उस सूरत हाल पे। ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरजीह मुझे एज एन एनालिस्ट, मुझे एज ए जर्नलिस्ट, और जो मैं बातचीत करता हूँ उसमें उसकी वो शिद्दत और हिद्दत महसूस नहीं होती। बिल्कुल सही, जो माजी में थी वो शिद्दत महसूस नहीं होती। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।